ये बेटा है आपका द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। यानी जो फैक्ट्री है, सबसे पहले जो आपकी फैक्ट्री है, इनका इस्टेब्लिशमेंट आपका कैसे हुआ। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s, बट द number of factories multiplied in the late 18th century. Cotton textile was the main industry at that time. A series of inventions increased the efficiency of each step of the production process, which included carding, twisting, spinning and rolling. बेटा सबसे पहले जो आपकी जो फैक्ट्री सिस्टम में जो फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो आपका इंग्लैंड में सबसे पहले जो आपकी फैक्ट्री लगाई गई वो आपकी 1730 में। उसके बाद फिर आपकी 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा आपकी जो है कॉटन जो टेक्सटाइल मिल्स थी या फैक्ट्री थी, उनका इस्टेब्लिशमेंट एक नंबर ऑफ सीरीज़ के रूप में होने लगा। और उस समय जो कॉटन टेक्सटाइल आपकी इंडस्ट्री थी, ये आपकी मेन इंडस्ट्री थी। क्यों बेटा, सबसे पहले हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट में हमारा क्या क्या आता है, हमारा जो हाउसिंग आती है, हमारी क्लॉथिंग आती है और हमारी आपकी जो फूडिंग आती है। ये तीन चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो उस समय जो है जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ये उस समय की सबसे बड़ी आपकी इंडस्ट्री थी। हालांकि आज भी इंडस्ट्री बनी हुई है। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम मॉडर्न एरा इज़ द एरा ऑफ फैशन, फैशन का एरा है। तो आप देखते होंगे कि एवरी सीजन में, मतलब हमारे इंडिया में करीब करीब जो है आपका एवरी मतलब 3 मंथ में न्यू जो फैशंस हैं, न्यू डिज़ाइंस हैं, उनका जो है इन्वेंशन हो जाता है। और जब उनका इन्वेंशन होता है तो इसीलिए आपका ये जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, ठीक। तो इसके बाद इसमें ही आपका सब कुछ, यानी कपड़ा बनाने से लेके उसके रोलिंग करने से, धागा बनाने से, या सारा का सारा जो फिनिश्ड मतलब कपड़ा था उसको तैयार करना, सारा का सारा इन्हीं फैक्ट्रियों में किया जाता था। अब आ जाता है इमरजेंस ऑफ मिल्स। रिचर्ड आर्कराइट इज क्रेडिटेड टू क्रेडिटेड नहीं क्रेडिटेड टू क्रिएट द कॉटन मिल। यानी जो रिचर्ड मतलब जो आर्कराइट था, उसको जो है कॉटन मिल के इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट जाता है। यानी क्रेडिट मतलब होता है उसका श्रेय जो है, जो आपका रिचर्ड आर्कराइट था मतलब आर्कराइट था, उसी को जाता है, ठीक। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर इन वन रूफ एंड मैनेजमेंट। यानी मिल में क्या होता है, जितना भी आपका प्रोसेस होता था प्रोडक्शन का, वो सारा का सारा एक ही छत के नीचे कंप्लीट हो जाता था। ये थी आपकी मिल्स। मिल्स का मतलब क्या होता था कि जो भी आपका जो है, चाहे रॉ मटेरियल से लेकर के उनका जो है उनको साफ़ करना, उनकी उनसे धागा बनाना, उनसे बुनाई करना, फिर उनकी कलरिंग करना, उनकी फिनिशिंग करना, ये सारा का सारा जो आपका मैनेजमेंट था वो एक ही जगह पे हो जाता था, जिसको हम जो है मिल कहते हैं। फैक्ट्री सिस्टम इंक्रीज लार्जली इन इंग्लैंड। और इसी को बाद में जो है फैक्ट्री सिस्टम भी कहा गया है। फैक्ट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारे फैक्टर्स को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता था, तो उसी को फैक्ट्री सिस्टम। यानी ऐसे लोग जहाँ पे ज़्यादा लोग मतलब जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंप्लीट करते थे, उसको फैक्ट्री कहा जाता। और ज़्यादातर आपकी जो फैक्ट्री सिस्टम थी वो ज़्यादातर आपका कहाँ पे, इंग्लैंड में उसका डेवलपमेंट हुआ था। द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर कॉटन एंड मेटल्स। यानी जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन की, वो आपकी कॉटन थी और आपका मेटल्स थी। मेटल्स क्यों थी, घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, और आपका जो उस समय कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम था, मशीनें बनाने के लिए, मशीनों के जो है जो मतलब कलपुर्जे या उसके जो टूल्स हैं उनको बनाने के लिए क्या होता था, मेटल्स का यूज किया जाता था। तो उस समय जो कॉटन और जो आपकी जो है ये मेटल्स यानी आपका आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री थी, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी उस समय का। कब की, ब्रिटेन की। यानी इनका डेवलपमेंट ब्रिटेन में सबसे पहले आपका हुआ। ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840s। यानी growing at a rapid pace,
कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s। यानी जैसे कहते हैं कोई काम हमें करना तो उसके जो है कई पार्ट हम बना लेते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो कोई काम हमें करना है, काम लंबा है, काम काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम दो सेक्टर में या 2 पार्ट्स में बना लेते हैं, बांट लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसमें सबसे पहले किसका, जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसका जो है काफ़ी जो है डेवलपमेंट किया गया। कब तक? 1840s तक। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। उसके बाद जो है 1840s के बाद फिर आयरन एंड जो आपकी स्टील इंडस्ट्रीज़ है उसका डेवलपमेंट, उसका जो है औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। द न्यू मशीनरी एंड इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनली इंडस्ट्रीज़। हालांकि बहुत सारी आपकी जो नई मशीनरी आई उनके पास इतनी क्षमता नहीं, यानी अगर कोई उस समय क्या था कि जो है आसान नहीं था कि जो हमारे ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो हमारी मशीनरी हैं या पारंपरिक हमारे जो कारखाने हैं उनको जो है नई मशीनों से डिप्लेस करना यानी जो है स्थानांतरित करना आसान नहीं था। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। हालांकि करीब जो है 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में करीब जो आपका 20% जो मतलब जो है वर्क था वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस पे कन्वर्ट हो गया। द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, दे डिड नॉट स्प्रेड लार्जली अक्रॉस द कंट्री। हालांकि जो टेक्नोलॉजिकल आपका चेंजमेंट था वो आपका बहुत धीमी गति से हुआ, वो कंट्री के बाहर उसका जो है स्प्रेड नहीं हो पाया यानी फैल नहीं पाया। जेम्स वाट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाई न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781। जो जेम्स वाट था आपने बहुत बार जो है पढ़ा होगा, केतली वाला भाप से इंजन बनाने वाली कहानी बहुत बार आपने पढ़ी होगी। तो 1781 में जो मतलब स्टीम इंजन का ये जो है इन्हें मतलब कह सकते हैं इन्वेंशन हो चुका था। मैथ्यू बुल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल ऑफ स्टीम इंजन। हालांकि इन्वेंशन किया था जेम्स वाट ने स्टीम इंजन, लेकिन जो मैथ्यू आपका बोल्टन था उसने एक जो है नए मॉडल का जो स्टीम इंजन था उसको जो है इन्वेंट कर दिया, बना दिया। बट दिस प्रोडक्ट वाज नॉट इजीली एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। हालांकि ये जो आपका प्रोडक्ट था स्टीम इंजन था ये और मतलब उद्योगपतियों द्वारा जल्दी जो है इसको जो है क्या किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? हो सकता है उस समय इनमें कुछ कमियां रही हों या इनकी जो लागत ज़्यादा रही हो, इनको चलाने वालों की स्किल्ड लेबर्स की कमी रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो ऐसा हो सकता है। अब बेटा आते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, सो वर्कर्स वर अवेलेबल एट लो वेजेस। हाँ, आपको हम रीजन बता दें, जब आपका मशीनें आ जाती हैं, जब मशीनें आ जाती है तो उसमें आपके हाई स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनको पेमेंट भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। उसके बाद केयरफुली जो है वर्क भी करना पड़ता है। मशीनें आपकी महंगी होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उस समय जो पुअर पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, किसान थे, लेबर थे, वो जो है लो वेज में यानी कम जो है सैलरी में भी काम करने के लिए ईजिली अवेलेबल थे, इसलिए इनकी जो है ज़्यादा डिमांड नहीं हो पाए। इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। हालांकि बहुत ज़्यादा आपकी जो है बहुत ज़्यादा आपकी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें जो लेबर्स की जो डिमांड होती है वो सीजनल होती है यानी मौसम के बेस पे होती है। मौसम के बेस के मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे कुछ फैक्ट्री आपकी जो है साल में कुछ महीनों चलती हैं उसके बाद बंद रहती हैं। अब पता चला जब साल के कुछ महीनों चलेंगे तो लेबर्स को जो पेमेंट देना होगा, जब काम करेंगे तभी पेमेंट देना होगा। लेकिन अगर मशीनों को हमने क्या किया, मशीन परचेज कर लिया, अब मशीन से हमें वर्क कितना लेना, मान लो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ मैक्सिमम, उसके अलावा तो साल भर तो मशीन क्या रहेगी, उसमें आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाएगा, उससे तो बेनिफिट आपको मिलने वाला। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे आपके उद्योगपति थे, उन्होंने इस मशीन को यानी स्टीम इंजन को प्रेफर नहीं किया। फॉर एग्जांपल गैस वर्क्स एंड बेवरीज, बुक बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग, शिप रिपेयरिंग एक्सेट्रा नीडेड सीजनल लेबर। यानी यहाँ पे दिया बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बुक बाइंडिंग है, आपका गैस वर्क्स है, उसके बाद बाइंडिंग है, प्रिंटिंग है, ये आपके कैसे वर्क होती है, सीजनल आपके वर्क हो जाते हैं। अब आ जाते हैं प्रेफरेंस फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर। अच्छा, कुछ आपके ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको केवल आपका हाथ से ही बनाया जा सकता है।
दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। ये क्या होते हैं कि केवल ह्यूमन स्किल्स को ही जो है प्रेफर करते हैं, यानी वो केवल ह्यूमन स्किल पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कि वहाँ पे मशीनें जो है काम नहीं कर सकती, यानी मैकेनिकल आपका जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इन विक्टोरियन ब्रिटेन हैंडमेड प्रोडक्ट्स विच वर रिफाइंड हैड अ क्लास, यानी उस समय जो है जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स था उसको जो है बहुत सम्मानित व्यक्ति जो लोग होते थे वो पहनते थे और उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, यानी वो चीज़ें क्या होती है बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती थी। हाँ, हैंडमेड प्रोडक्ट्स वर प्रेफर्ड बाय द एरिस्टोक्रेट्स एंड ब्यूरोजियस। दीज हैंडमेड प्रोडक्ट्स वर बेटर फिनिश्ड एंड केयरफुली डिजाइंड, यानी जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी वो बहुत अच्छी तरीके से फिनिश्ड होती थी और जो है क्या उनकी जो डिज़ाइन होती थी वो बहुत सावधानी से की जाती थी, इसलिए जो है क्या था, इसलिए जो है इनको प्रेफर किया जाता था।